गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 4 सितंबर 2020 की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 27 है, क्लास 9th हिंदी मीडियम। तो बच्चों आज हम समझने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम पाइथागोरस था। तो इसको वो एक मैथमेटिशियन थे जो मैथ्स के बारे में बताते थे, और पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज होता है उस पर लगती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। उन 3 भुजाओं के बीच के संबंध को, जो उनका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को, उस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अब ये क्या संबंध होता है? तो आपके सामने एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज पे ध्यान देते हैं। इस त्रिभुज में, अब ये त्रिभुज बेटा एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का निशान होता है, 90 डिग्री वाला है। तो इसमें जो नीचे वाली साइड है इसे कहते हैं आधार, और ये जो साइड है इसे कहते हैं लंब। आधार और लंब के अलावा जो तीसरी साइड होती है बेटा, इसे कहते हैं मेरे बच्चों कर्ण। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो इन तीनों के बीच का संबंध है। वो कहती है कि यदि इस साइड को आपने ए माना, इसको आपने माना बी और इसको आपने माना सी, तो बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको कहा जाता है कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय है या पाइथागोरस थ्योरम है। तो एक प्रश्न देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न उन्होंने आपके सामने दिया है और आपको कहा है कि अगर लंब 5 सेंटीमीटर का है और आधार 12 सेंटीमीटर का है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया। अब या तो आप फॉर्मूला लगाइए लंब, कर्ण और आधार लिखकर, या एक आसान तरीका ये भी होता है कि मैं देखता हूँ ए बी ये भुजा है, तो ए बी का स्क्वायर, ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, और ऐसा लिखकर मैंने वैल्यूज़ डाल दी। अब मुझे ए बी निकालना था तो मैंने ए बी को ऐसे खाली छोड़ा, ए सी की जगह डाला 5 और बी सी की जगह डाला 12। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो मेरे बच्चों जो यहाँ पे स्क्वायर है वो वहाँ जाके हो जाता है अंडर रूट। तो मैं सिखाता हूँ कि ये स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 169 होता है 13। इसका मतलब ए बी की जो लंबाई आई वो आई 13 सेंटीमीटर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो आप देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास के प्रश्नों पर। तो प्रश्न है, अब आप अभ्यास कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों ही पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं। तो हमने चारों क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ है, सीधा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में उन्होंने आपको बोला कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जो 90 डिग्री का कोण है वो ए है। इसमें आपको ए बी भी दे रखा था, ए सी भी दे रखा था, लेकिन बी सी निकालने के लिए बोला था। तो हमने सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। याद रखिए जो सबसे, अब आप कहेंगे कि हमें याद कैसे रहेगा, हमें तो कर्ण भी नहीं याद रहेगा, हमें तो आधार भी नहीं याद रहेगा। तो आप कहेंगे सर कोई आसान तरीका बता दो इसको याद रखने का। तो मेरे बच्चों सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का है कि 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा है उस भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि ये जो बी सी है, बी सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का मान था 24 तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, ए सी का मान था 10 तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का होता है 100। जो बच्चों यहाँ जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट में बदल गया, और 576 और 100 होता है 676, और अंडर रूट 676 का आंसर आता है 26। तो इसका मतलब आपके बी सी का मान आ गया 26 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व किया। दूसरे प्रश्न में उसने बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर है और 90 डिग्री का कोण क्यू पर है। आपको
पी आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, आपसे कहा है पी आर और आर क्यू दे रखा है, आपसे बोला पी क्यू निकालो। तो हमने कहा फॉर्मूले के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाला कोण, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जमा आर क्यू का स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने कहा हमें तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू को अकेला छोड़ा और ये आर क्यू जो यहाँ जमा हो रहा था वो उस तरफ जाके घटा हो गया। और जो स्क्वायर था, अब पी आर की वैल्यू डाली 17, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289, और ये आर क्यू की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225। ये जो पी क्यू का स्क्वायर था यहाँ के हो गया अंडर रूट, तो 289 में से 225 गया, कितना बचा? 64, और 64 यानी कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। इसका मतलब पी क्यू का मान आएगा 8। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, पी क्यू आर इसमें भी था, इसमें आपको क्यू आर निकालना था, तो वही फॉर्मूला लगाया मैंने, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ क्यू आर का मान आ गया 144। आखिरी प्रश्न में अब हमें त्रिभुज ए बी और सी दे रखा था, ए सी निकालना था, यानी कि हमें कर्ण निकालना था। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जमा ए बी का स्क्वायर, तो ए सी का मान आ गया अंडर रूट 6 स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर, ए सी आ गया अंडर रूट 36 जमा 64 यानी कि 100। अंडर रूट 100 का मान होता है मेरे बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने आज के गणित के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चारों ही क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड थे और आपने चारों क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसको नोट डाउन कीजिए इन चारों क्वेश्चनों को, और एक वर्कशीट का लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा पाइथागोरस के लिए, कुछ क्वेश्चन उसमें भी हैं तो उनको भी सॉल्व कीजिएगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैंने पाइथागोरस के कुछ और क्वेश्चन डाले हैं, उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पाइथागोरस आप अभी सीखेंगे तो आपको आगे के सभी चैप्टर्स में पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करेगी। कर लीजिए इसको आराम से नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। तो आज की दूसरी वर्कशीट है विज्ञान की, साइंस की, और जैसा कि आपको पता है हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कोशिका के सभी अंगकों के बारे में पढ़ लिया था। पहले हमने पढ़ा कि नाभिक यानी कि केंद्रक का क्या काम होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइजोसोम भी पढ़ लिया, राजधानियाँ पढ़ी, फिर हमने प्लास्टिड पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी कोशिका विभाजन क्यों करती है। तो बच्चों एक बात तो मैं जानता हूँ, बचपन में और अभी भी आपको खूब चोटें लगी होंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत चोटें लगी हैं। कई बार ग्राउंड में खेलते हुए मैं गिर गया, कई बार बहुत बड़ी बड़ी चोटें लग गई, छोटी छोटी चोटें लग गई, लेकिन हर बार चोट लगने के बाद कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाता था और फिर दोबारा ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंच जाता था। आपके साथ भी होता होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जब चोट लगती है तो क्या होता है? सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो मैं आपको बताऊं, जब भी आपको चोट लगती है तो आपको जिस हिस्से में चोट लगती है वहाँ की कोशिकाएँ विभाजन करती हैं और विभाजन कर नई कोशिकाओं को बनाती हैं, जिससे कि जो कोशिकाएं खराब हुई हैं वो कोशिकाएं, नई कोशिकाएं उनकी जगह लेकर और आपकी चोट को ठीक कर दें। क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे होती है, इसीलिए चोट को भरने में समय लगता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कोशिकाओं का विभाजन किस प्रकार का होता है। तो बेटा ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं, क्या हमारे घाव चोट ठीक कैसे हो जाती है? तो ज्ञान सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि कोशिका वृद्धि विभाजन के द्वारा होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है और सामान्य वृद्धि के लिए होता है। तो बेटा जब कोशिका विभाजन होता है हमारे शरीर में, वो दो तरीके का विभाजन होता है। एक तो ऐसा कि एक कोशिका डिवाइड हुई, विभाजित हुई और दो नई कोशिकाएँ बन गई। नई वाली कोशिकाएं बिल्कुल पुरानी वाली कोशिकाओं की तरह हैं, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंज कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरी तरीके का विभाजन भी होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका
लगातार दो विभाजन के अंत में 4 संतति युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मक का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये जो विभाजन होता है जिसे हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, मतलब इसके अंदर जो कोशिका का डीएनए है, उसके जो क्रोमोसोम हमने बताए थे, जो आपको बताए थे कि संतति युग्मक जो हमने बताए थे वो युग्मक आधे हो जाते हैं। यहाँ चित्र बनाकर इन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये मात्र कोशिका है जिसमें 2 सफ़ेद और 2 लाल इन्होंने गुणसूत्र दिखाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये विभाजित हुए। अब ये जो 2 थे ये 2 से 4 हो गए, ये जो 2 थे ये 4 हो गए, और उसके बाद विभाजन हुआ। अब विभाजन होने के बाद अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में 2 सफ़ेद थे और 2 लाल थे, अंत में 1 सफ़ेद और 1 लाल रह गया। सब में 1 सफ़ेद 1 लाल, 1 सफ़ेद 1 लाल, 1 सफ़ेद 1 लाल, यानी कि जो इनके युग्मक थे वो आधे हो गए। अब ये किस में होता है? इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस प्रकार का जो विभाजन होता है, वो सभी कोशिकाओं में नहीं होता, वो केवल युग्मक कोशिकाओं में होता है। युग्मक कोशिका क्या होती हैं? युग्मक कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य प्रजनन करते हैं। जैसे मनुष्यों में नर युग्मक जो होता है वो होते हैं शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होते हैं वो होते हैं अंड कोशिका। और शुक्राणु में आधे युग्मक अंड कोशिका में, और दोनों के मिलने से जो शिशु के पास युग्मक जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हमको आधे गुणसूत्र मिलते हैं माता से और आधे गुणसूत्र मिलते हैं हमें पिता से। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग दिखते अपनी माता की तरह होंगे लेकिन बिहेव करते होंगे अपने पिता की तरह। कुछ आपके गुणधर्म माता की तरह होंगे, कुछ गुणधर्म आपके पिता की तरह होंगे, क्योंकि हमको दोनों से ही अब कारक मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। इसी वर्कशीट में आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो समझते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? तो ध्यान से समझिए, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, इसे समझते हैं। ये लिखा है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इसके इस क्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। तो बेटा ये उसके लाभ हैं। अगर ये नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, तो हमारी चोट ठीक नहीं होती, हमारे युग्मक नहीं बनते। तो कीजिए फटाफट इसको नोट डाउन, इस आंसर को। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में क्या बनता है? तो अर्धसूत्री की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न लिख लिया आपने मेरे हिसाब से, नहीं लिखा तो फटाफट लिखिए प्रश्न को। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है उन्होंने कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। इसमें केवल युग्मक का निर्माण होता है। तो ये आपका पूरा बनेगा दूसरा प्रश्न। लिख लीजिए इस उत्तर को भी, फिर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब आगे बढ़ें। फिर तीसरा प्रश्न है कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? अब जब यहाँ ध्यान से देखिए, जब 4 गुणसूत्रों से बदलकर अर्धसूत्री में 2 रह गए तो 46 के बदल के कितने रह जाएंगे? बहुत सही उत्तर है, 46 का बदल के 23 रह जाएंगे। तो 23 गुणसूत्र ये तो लिख ही लेंगे अपने आप।
आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और विभाजन के वाली कोशिका मात्र कोशिका या विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। ये आपका मेरे ख्याल से 5वां प्रश्न था आखिरी, तो ये 5वां प्रश्न हो गया। तो हमने कंप्लीट कर ली बच्चों आज की वर्कशीट साइंस की भी। पहले हमने मैथ्स की कंप्लीट करी, फिर हमने साइंस की कंप्लीट करी। अब देखते हैं आज की अगली वर्कशीट किस चीज़ की है। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है हिंदी की, और आज ये बात कर रहे हैं संधि की। तो संधि का अर्थ होता है मेल, योग या समझौता। जब मेल या समझौता दो विचारों और वस्तुओं में होता है तो यह नया रूप बनता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है। तो आज हम संधि की बात कर रहे हैं कि संधि किस प्रकार की होती है और संधि विच्छेद क्या होता है। तो दो शब्दों को हिंदी में मिलाकर भी हम संधि कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने लिखा है सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ये संधि है। इसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण स्वर के रूप में अ और दूसरे पद का पहला अक्षर उ है। ये दोनों मिलकर ओ बन गए जो य पर स्वर मात्रा के रूप में लग गया। आगे देखते हैं। अब चारों सब पूरी स्क्रीन पे आपको संधि का समान प्रकार दिख रहे हैं। संधि का पहला प्रकार होता है बच्चों स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है कि स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होते हैं स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या जमा आलय, विद्यालय, मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। ऐसे ही दीर्घ संधि होती है। इसमें दो स्वर्ण सजातीय स्वर चाहे वह लघु हो या दीर्घ, वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे भोजन जमा आलय, भोजनालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जमा अर्थी मतलब विद्यार्थी का मतलब पता क्या होता है? विद्या मतलब जो विद्या की अर्थी उठा दे उसे कहते हैं विद्यार्थी। गिरी जमा इंद्र, गिरीन्द्र। ऐसे ही एक गुण संधि अ आ के साथ ई पर मेल होने पर ए, उ का मेल होने पर ओ। तो ऐसे ही अ ई ए। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। देव जमा ईश, देवेश। ऐसे ही देखा जाए तो होता है यण संधि। यण संधि क्या होता है कि ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई का क्रमशः य उ का व री से र बन जाता है। उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यदि जमा अपि, यद्यपि, द और अ लग के ध हो गया, यद्यपि। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। ऐसे ही होता है अयादि संधि। ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर ए अय में ए आय में जो अव में औ आव में बदल जाते हैं। बहुत ही मुश्किल है। भो जमा अनु, भवनु। ए जमा अ य। जैसे ने जमा अन, नयन। तो अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ये वाले प्रश्न जितने भी हैं इनको एक साथ सॉल्व कर रखा है। देखिए, तो पहले था आपको संधि बतानी थी, संधि करनी थी। तो महाजमा आशय, महाशय, ये दीर्घ संधि है। गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर्मी, गुण संधि है। देव जमा ऋषि, देवऋषि, ये भी गुण संधि है। पृथ्वी जमा ईश, पृथ्वीश, ये दीर्घ संधि है। गिर जमा इंद्र, गिरीन्द्र, ये दीर्घ संधि है। यद्यपि, तो यद्यपि की संधि क्या होगी? यदि जमा अपि, ये यण संधि है। ये अन्वेषण, अनु जमा एषण, ये भी यण संधि है। वनौषधि, वन जमा औषधि, ये वृद्धि संधि है। गिरीश, गिरी जमा ईश, ये दीर्घ संधि है। तो बच्चों ये संधि के रूप मैंने आपके सामने सम्मुख एकदम क्लियर कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। अब कल मिलेंगे आप सभी लोगों से कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।